आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। कह रहा है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान भार 72 न्यूटन है, द्रव्यमान नहीं भार। और कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या की आधी त्रिज्या भर ऊंचाई ऊपर अगर उसको ले जाया जाए तो कितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करेगी वो वस्तु। तो फिर से समझिए कि एक वस्तु है जिसका भार 72 न्यूटन है पृथ्वी की सतह पर। अगर पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई तक ऊपर ले जाया जाए तो वहां पर कितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए विकल्प ए करेक्ट है। कैसे करेक्ट है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान दिया है 72 न्यूटन और W सरफेस के लिए यस लिखा है। तो W बराबर mg होता है। तो यहाँ पर mg s लिखा है, सरफेस पर गुरुत्वीय त्वरण यस मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इन सरफेस। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वेरीज विद हाइट। और गुरुत्वीय त्वरण जैसा कि हमको पता है कि गहराई पर भी जाने पे घटता है और ऊंचाई पर भी जाने पे घटता है। तो वही कह रहा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वेरीज विद हाइट। तो ऊंचाई के हिसाब से g की वैल्यू परिवर्तित होती है। h बराबर r/2 हमको दिया गया है कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई तक हमको ऊपर जाना है। तो यहाँ पर देखें फार्मूला लगा दिया गया WH, यानी h ऊंचाई पर वेट की बात होगी तो mg s/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ये जो है हम लोग फार्मूला लगाएंगे। g डैश इक्वल टू g और g डैश इक्वल टू g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता था। और W रखना है तो m का गुणा हो जाएगा। कुल मिला के पीछे जो हमारा फार्मूला था उसी का ये रूप है फार्मूला, कोई अलग से नहीं आया है। तो यह ऊंचाई पर निकालना है तो फार्मूला लगा देंगे। तो सरफेस पर हमारा 72 न्यूटन है भार, 1 प्लस h हमारा पृथ्वी की ऊंचाई की आधी है तो r/2 अपान त्रिज्या r हो जाएगी, स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 72 बटे, ये सॉल्व करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4/9 आ जाएगा इंटू 72, तो 32 न्यूटन आ जाएगा। तो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर जो भार 72 न्यूटन सतह पर है वो घट करके 32 न्यूटन हो जाएगा। तो आंसर है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना। ध्यान दीजिए कि ये h है ये पृथ्वी की सतह से लिया जाएगा, ना कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से। तो ये गलती मत कर देना, कंफ्यूजन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है। कह रहा है द वर्क डन टू रेज ए मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू ए हाइट h, व्हाट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज। कह रहा है कि अगर किसी मास को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाया जाए ऊपर तो कितना कार्य किया जाएगा, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। कितनी ऊंचाई तक ले जाना है, पृथ्वी की त्रिज्या की बराबर ऊंचाई तक ले जाना है, तो कितना कार्य किया जाएगा। तो पीछे भी बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं और यहाँ भी वैसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी विकल्प हमारा करेक्ट है, हाफ mg/r। कैसे होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में दिया गया है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था U इक्वल टू माइनस GMM/r। जैसे U
विद्युत वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R होता था। यहाँ पर इतने के बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पृथ्वी का द्रव्यमान आवेश, एक आवेश की जगह दूसरे आवेश की जगह उस वस्तु का द्रव्यमान जिसको पृथ्वी की त्रिज्या की बराबर ऊंचाई तक ले जाना, और बाद में ये R का मतलब दूरी। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल पोटेंशियल एट अर्थ सरफेसेज, तो अर्थ सरफेस पर यानी पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है, इसलिए R रखा गया है, -gm इंटू स्मॉल m। m पृथ्वी का द्रव्यमान है और स्मॉल m उस वस्तु का द्रव्यमान है जिसको पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक ले जाना। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर h ऊंचाई तक लिया जाए तो h हमारी क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक ले जा रहे हैं तो R रख दिया, तो U फाइनल हो जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m अपान, अब यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर त्रिज्या थी पृथ्वी की, अब इससे और R ऊंचाई पर ले जा रहे हैं तो R प्लस R हो जाएगा, तो 2R हो जाएगा। तो एस वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमको पता है कि कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे किसी को 100 रुपये दे दिया जाए और वो आपको 50 रुपये लौटाए, तो इसका मतलब प्रारंभिक 100 रुपये दिए गए, लौटाया 50 रुपये, यानी 50 की कमी हुई, तो वो कमी का यूज कहाँ हुआ, सामान खरीदने में। इसी प्रकार से जो अंतिम स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा को अगर घटा दिया जाए तो जो कमी आएगी वो कमी कार्य में बदल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फाइनल माइनस इनिशियल करना है, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करना है, इस बात को भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए GMM अपान 2R हो जाएगा, फाइनल में से इनिशियल करेंगे तो फाइनल हमारा ये है, इनिशियल ये है, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो जब घटाएंगे तो हमारा G कैपिटल M स्मॉल m अपान 2R आ जाएगा। और चूँकि हमको पता है स्मॉल g इक्वल टू GM अपान R स्क्वायर होता है, तो GR स्क्वायर इक्वल टू GM होगा, तो GM की जगह GR स्क्वायर रख देंगे, तो GM की जगह GR स्क्वायर इंटू स्मॉल m अपान 2R इक्वल टू mgr/2। ये हो जाएगा, एक R से एक R कट जाएगा, तो mgr/2 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा D विकल्प करेक्ट हो जाएगा, हाफ mgr/2। ये देखिए पृथ्वी की सतह से बराबर ऊंचाई, जितनी त्रिज्या है उतनी ऊंचाई तक ले जाया गया है, फिगर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कह रहा है बॉडी वेट्स 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी तक ऊंचाई पे ले जा रहा था, अब गहराई पे ले जा रहा है। अगर आपको फार्मूले पता है तो कभी गलती नहीं होगी। तो 200 न्यूटन द्रव्यमान है किसी वस्तु का, पृथ्वी की सतह पर रखी गई है, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की आधी गहराई तक उसको पृथ्वी के अंदर ले जाया जाता है। तो कह रहा है उसका द्रव्यमान, उसका भार कितना होगा। तो ये विकल्प हमारा करेक्ट है। 100 न्यूटन कैसे करेक्ट है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, तो डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के फार्मूला होता है GD इक्वल टू G1 माइनस D अपान R, और पृथ्वी की गहराई में पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी तक ले जाना है, तो D इक्वल टू हमारा R/2 हो जाएगा, क्योंकि D डेप्थ यानी गहराई है। तो यह GD इक्वल टू हो जाएगा हमारा G1 माइनस R/2 अपान R, से हो गया G/2। तो जिस गहराई पर हम बात कर रहे हैं वेट की, वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण आधा हो जाएगा, तो जाहिर से बात है वेट कितना होगा, W इक्वल टू mgd, तो mg की जगह G/2 हो जाएगा, यानी वेट भी आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से
ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर। जियो स्टेशनरी का मतलब पृथ्वी से देखने पर वो स्थिर महसूस होता है। अब स्थिर कोई चीज कम महसूस होगी जब पृथ्वी के बराबर उसके चक्कर होंगे, यानी पृथ्वी जैसे 24 घंटे में अपनी धुरी में एक बार घूम जाती है, तो वो सैटेलाइट भी जब एक बार 24 घंटे में घूम जाएगा तभी पृथ्वी से देखने में वो एक जगह स्थिर दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है कि जितना पृथ्वी का घूमने का समय होगा 24 घंटे, तो उसका भी 24 घंटे ही होगा। तो टाइम पीरियड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भू स्थिर उपग्रह इसको बोलते हैं 24 घंटे एट ए हाइट ऑफ 6 RE, पृथ्वी की त्रिज्या के 6 गुना ऊंचाई पर है। यहाँ पर RE पृथ्वी की त्रिज्या है। फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 RE फ्रॉम सरफेस विल बी। तो कह रहा है कि दूसरा उपग्रह जिसकी पृथ्वी से की त्रिज्या से ऊंचाई 2.5 गुना है, इसकी 6 गुना है, इसकी 2.5 गुना है, तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा ये पूछ रहा है। 6 RE यानी पृथ्वी की त्रिज्या की 6 गुना ऊंचाई वाले के लिए टाइम पीरियड 24 घंटे है। तो 2.5 गुना ऊंचाई पर जो उपग्रह है उसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 6√2h होगा। अब कैसे होगा इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड का फार्मूला कैपलर का थर्ड नियम, तो तीसरा नियम कैपलर का था, उसमें फार्मूला हम लोग पढ़े थे T = 2π√a³ इससे पता चला कि T² a³ के समानुपाती है। रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। यानी जो टाइम पीरियड है वो जो त्रिज्या है, जितनी दूरी पर उपग्रह है उसके क्यूब के समानुपाती है टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो T² प्रोपोर्शनल हो गया a³ के, तो T1²/T2² = a1³/a2³। अब a1 का 24 घंटे है और दूसरे का निकालना है, T2 कर दिया, और a1 की दूरी पृथ्वी से 6 गुना। तो देखिए जो a है ये पृथ्वी के केंद्र बिंदु से लिया जाता है, तो 6 गुना ऊंचाई है, तो 6 RE वो हो गया, और पृथ्वी की त्रिज्या r और हो गई, तो 7 RE³ हो गया। अपान पृथ्वी की त्रिज्या r हो गई और 2.5 गुना और है, तो 2.5 + r जोड़ेंगे RE, तो 3.5 RE हो गया, इसका क्यूब हो गया। इसको सॉल्व किया तो T2 = आ गया 6√2h। तो कैसे क्वेश्चन करना है ये चीज हमको समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लैनेट इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन A, B and C are K, KB and KC रेस्पेक्टिवली। इलिप्टिकल का मतलब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। तो ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, इसमें 3 पोजीशन है A, B और C। A, B और C, इन 3 पोजीशन में क्रम से गतिज ऊर्जा की बात कही गई है कि A पॉइंट पर K है, B पॉइंट पर KB है और C पॉइंट पर KC है, क्रमशः, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। कह रहा है AC इज द मेजर एक्सिस। ये AC मेजर मतलब बड़ी वाली, माइनर मतलब छोटी वाली। तो बड़ी वाली अक्ष है हमारी AC, एंड SP इज परपेंडिकुलर। जो SP है हमारी SB परपेंडिकुलर का मतलब ये कोण 90 डिग्री का है, ऊर्ध्वाधर हिंदी में बोलते हैं। टू AC के ऊर्ध्वाधर है SB। एट द पोजीशन ऑफ सन, जहां पर ये सूरज है, एस शोन इन द फिगर, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो देन कह रहा है जो K, KB, KC है, इसका रेशियो क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए B विकल्प करेक्ट है। A पर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, B पर उससे कम और C पर
सबसे कम। कैसे होगी? यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कम है सूरज से यहाँ पर, तो घुमाव ज़्यादा है। जहाँ पर घुमाव ज़्यादा होगा, यानी मान के चलिए कि सूरज से जहाँ नज़दीक होगा जितना, वहाँ पर जल्दी से प्लैनेट आगे बढ़ेगा, यानी वेग ज़्यादा होगा। वेग ज़्यादा होगा तो हाफ mv² होता है, तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। और B पर कुछ कम होगा, और C पर सबसे दूर है पृथ्वी से, इसलिए सबसे कम होगा। मोटी मोटी भाषा में, बाकी तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो खुद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए एपहीलियन और पेरीहीलियन। एपहीलियन का मतलब जो दूर है, और पेरीहीलियन का मतलब पेरीफेरी, मतलब पास में है। तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर प्लैनेट सूरज के ज़्यादा पास है तो पेरीहीलियन, यहाँ पर ज़्यादा दूर है तो एपहीलियन बोलते हैं। तो पॉइंट ए इज पेरीहीलियन एंड सी इज एपहीलियन, ये बता दिया। सो VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC। पास में वेग ज़्यादा रहेगा, इसलिए कह रहा है वेलोसिटी ए पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम B पॉइंट पर, सबसे कम C पॉइंट पर। इसको ध्यान देना। अब काइनेटिक एनर्जी की बात होगी तो फार्मूला होता है K = ½ mv²। तो जैसे बात है K v² के समानुपाती है। तो जहाँ पर वेग ज़्यादा होगा वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। A पर वेग ज़्यादा है तो A पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। B पे थोड़ा, इससे थोड़ा कम होगा तो वहाँ थोड़ा कम है। C पे सबसे कम होगा तो वहाँ पर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है। कह रहा है इफ द मास ऑफ द सन वर 10 times स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 times लार्जर इन मैग्नीट्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कह रहा है कि जो सूरज का द्रव्यमान है वो पृथ्वी से 10 गुना, इफ द मास ऑफ द सन वर 10 times स्मॉलर, सूरज का द्रव्यमान 10 गुना कम है, एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 times लार्जर, और जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो 10 गुना ज्यादा है इन मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं सही है? तो G ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, इससे क्या होगा? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण नहीं बदलेगा। तो ये कह रहा है कि अगर सूरज का द्रव्यमान 10 गुना कम हो और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 10 गुना ज्यादा हो, तो कह रहा है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें क्या सही, कौन सा नहीं सही है, ये हमको बताना है। तो देखिए 3 सही है, चौथा गलत है, और गलत वाला ही पूछ रहा है तो इसका मतलब चौथा सही है। तो पहला कह रहा है रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, जो पानी की बूंदें हैं वो तेजी से गिरने लगेंगी पृथ्वी पर। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम्स मोर डिफिकल्ट, पृथ्वी पर चलना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज, जो आवर्तकाल है साधारण लोलक का, उसका समय आवर्तकाल मतलब बढ़ जाएगा, मतलब टाइम पीरियड घट जाएगा, यानी जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। G ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, जबकि G भी पृथ्वी पर बदल जाएगा, जबकि इसमें लिखा है नॉट चेंज, इसीलिए यही इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही हमसे पूछ रहा है। कैसे है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए G ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज इफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिकम्स टर्म देन G डैश इक्वल टू 10G। कह रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, तो G डैश इक्वल टू 10G, पहले पृथ्वी पे G था अब 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट तो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। तो सूरज के लिए 10 गुना है तो पृथ्वी के लिए भी 10 गुना हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला होता है स्मॉल g इक्वल टू gm/r²। तो जब g हमारा 10 गुना बढ़ जाएगा, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस, तो एक्सेलरेशन यानी
गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जी 10 गुना बढ़ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यम भी तो 10 गुना स्मॉल बता रहा है, तो अपान 10 करना चाहिए। ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सूरज का द्रव्यमान अगर 10 गुना कम है तो उससे पृथ्वी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। और गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है सर्वात्रिक, ये पूरे ब्रह्मांड में बदलेगा। अगर सूरज के लिए 10 गुना है तो पूरे ब्रह्मांड में 10 गुना होगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही रखा जाता है। तो इसलिए यहाँ 10G किया गया है, लेकिन एम में परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या होगा कि डी वाला विकल्प हमारा गलत पूछ रहा है, तो सही हो जाएगा। रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर, ज़्यादा तेजी से गिरेंगे क्योंकि जी बढ़ जाएगा। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम्स मोर डिफिकल्ट, पृथ्वी पर चलना ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि अब पृथ्वी हमें और ज़्यादा मुझसे त्वरण से खींचेगी, तो पैर उठा के रखना और कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमारा भार बढ़ जाएगा। क्योंकि जी बढ़ा तो W बराबर mg होता है, तो हमारा भार बढ़ गया तो उस शरीर को चलाना और कठिन होगा। तो इसलिए सतह पर चलना पृथ्वी पर और कठिन हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज। अब टाइम पीरियड की बात आ गई, तो कोई पेंडुलम है तो उसको इधर उधर ऐसे जाना रहता है। तो जब जो लोलक है, गोला है जो, उसका द्रव्यमान जी बढ़ने से उसका भार बढ़ जाएगा, तब उसको उठा के यहाँ तक ले जाने में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए ज़्यादा भार के कारण वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा, इसलिए कम ऊंचाई पर ही दोलन करेगा, इसलिए टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द सेम ऑफ अर्थ देन एज एट ए डेप्थ डी बिलो द सरफेस। तो कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो कह रहा है कि पृथ्वी के 1 किलोमीटर ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जितना गुरुत्वीय त्वरण है, तो कितनी गहराई पर उतना ही गुरुत्वीय त्वरण होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऊंचाई और गहराई वाले अगर फार्मूला दोनों हमको याद है तो हम लोग कर लेंगे। सी विकल्प करेक्ट है, 2 किलोमीटर पर। कैसे करेक्ट है इसको देखते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच ऊंचाई पर देखा जाए, एच जब स्मॉल हो तब के लिए फार्मूला है। तो जी एच इक्वल टू G01 माइनस 2h अपान आर। यहाँ पर जो G0 है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, और GH n नहीं h, यह पृथ्वी से h ऊंचाई पर। तो ऊंचाई h 1 किलोमीटर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d, उसके लिए फार्मूला GD इक्वल टू G होना चाहिए, गलत लिखा है, GD इक्वल टू G01 माइनस D अपान आर। तो ये दोनों फार्मूले आप लोग याद रखिए। अब GH इक्वल टू GD वो खुद ही कह रहा है कि जितनी ऊंचाई है जितनी ऊंचाई पर G और कितनी ऊंचाई गहराई पर G बराबर होंगे। तो ऊंचाई वाले G को और गहराई वाले G को बराबर कर दिया। तो G01 माइनस 2h अपान आर इक्वल टू G01 माइनस D अपान आर। तो D इक्वल टू 2h आ गया यहाँ पर सॉल्व करने पे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो D इक्वल टू 2h आ जाएगा, यानी 2 into 1 आ जाएगा। h 1 किलोमीटर ऊपर के लिए दिया है, तो नीचे 2 किलोमीटर होगा। कुल मिला के 1 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर ऊंचाई पर जितना गुरुत्वीय त्वरण होगा, 2 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से गहराई पर भी उतना ही गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है 2 एस्ट्रोनॉट्स आर floating in gravitational free space after having lost contact with their spaceship, the two will। कह रहा है कि 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, एस्ट्रोनॉट का मतलब अंतरिक्ष यात्री। ये फ्री स्पेस यानी जो खाली जगह है जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य हो जाता है, वहाँ पर तैर रहे हैं। एंड हैविंग लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद दियर स्पेसशिप, और जो वहाँ पर अंतरिक्ष में जहाज है जो उनको लेके जाना है, वो
उनके कांटेक्ट से भटक चुका है, लॉस्ट मतलब उनके कांटेक्ट से अलग हो गया है। जैसा अभी सुनीता विलियम्स जो अमेरिका में है उनके साथ स्थिति है, वो कंडीशन हो गई। तो कह रहा है दैट टू विल, तो मतलब ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है हमको बताना। तो ये विकल्प सही है, कह रहा मूव टूवर्ड्स ईच अदर। तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं तो कह रहा मूव टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। अब क्यों मूव करेंगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि सिंस टू एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, जो 2 अंतरिक्ष यात्री हैं वो जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है उस बिना गुरुत्वाकर्षण बल वाले एरिया में फ्री फ्लोटिंग कर रहे हैं, यानी स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 एस्ट्रोनॉट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दियर मासेज। तो अब क्या होगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तो वहां रहेगा नहीं, लेकिन हमें पता है कि ब्रह्मांड में जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान वाली चीजें हैं, तो द्रव्यमान एक दूसरे को सिर्फ आकर्षित ही करते हैं, प्रतिकर्षित नहीं करते। तो चूंकि दोनों अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट का द्रव्यमान है, तो वो द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को गुरुत्वीय बल के कारण आकर्षित करेंगे। तो वही कह रहा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दियर मासेज, उनके गुरुत्वीय बल के कारण वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और वो गुरुत्वीय बल क्या होगा, F इक्वल टू जैसे इलेक्ट्रिकल वाले में होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसी प्रकार यहाँ पर गुरुत्वीय वाला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर यहाँ G हो जाएगा G, और Q1 Q2 की जगह M1 M2 हो जाएगा द्रव्यमान अपान R स्क्वायर। तो यह बराबर G M1 M2 अपान यहाँ पर R स्क्वायर होना चाहिए, गलती से छूट गया। Which is attractive in nature, ये R जो है उनके दोनों के बीच की दूरी है। Which is attractive in nature, अब जाहिर सी बात है कि गुरुत्वीय जो बल है वो हमेशा आकर्षण का होता है, प्रतिकर्षण का नहीं होता। जबकि जो आवेश होते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, द्रव्यमान आपस में आकर्षित ही करते हैं, प्रतिकर्षित नहीं करते। तो इनका आकर्षण का नेचर होगा, हेंस दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर -5.4 × 10⁻7 जूल पर किलोग्राम स्क्वायर एंड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय विभव है, और ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। तो कह रहा है टेक द रेडियस ऑफ अर्थ एज 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की जो त्रिज्या लेना है हमको क्वेश्चन हल करते समय 6400 किलोमीटर लेना है। तो कह रहा है एट व्हाट हाइट, कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव इतना होगा और गुरुत्वीय त्वरण इतना होगा, ये हमको बताना है। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट है, 2600 किलोमीटर। अब देखते हैं कैसे करेक्ट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ VH इक्वल टू -5.4 × 10⁻7 जूल पर किलोग्राम स्क्वायर, ये हमको दिया है, क्वेश्चन में दिया। एट द सेम पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण भी दिया है GH इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या दे दी है 6400 किलोमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे तो 6.4 × 10⁻6 मीटर आ जाएगा। अब देखिए यह ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा। तो हमें पता है U इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वाले के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R होता, Q अपान R होता है, गलत लिख गया, एक ही रहता है। U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो वैसे यहाँ भी हो जाएगा, तो U इक्वल टू माइनस इसकी जगह G हो जाएगा
क्यू की जगह m हो जाएगा अपान r, पृथ्वी की ये द्रव्यमान हो जाएगा और ये r ऊंचाई हो जाएगी। तो चूंकि पृथ्वी के से h ऊंचाई पर है तो r प्लस h हो जाएगा। पृथ्वी के सेंटर से लेते हैं तो वही फार्मूला लगा दिया, वी एच इक्वल टू माइनस जी एम एम जी कैपिटल M अपान आर प्लस एच। तो जी एच इक्वल टू जी एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये जी इक्वल टू होता है जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपान आर, वन प्लस टू एच अपान आर होता है, गहराई के लिए माइनस। तो एच ऊंचाई पर जी क्या होगा, जी एम अपान आर स्क्वायर फार्मूला होता है। तो चूंकि एच की बात हो रही है तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। तो वही फार्मूला लगा दिया, जी एच इक्वल टू जी एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया ये माइनस, अब ये जी एम अपान आर प्लस एच तो है ही, तो इसकी जगह इसको रख दिया है यहाँ पर, ये v की जगह इतना वैल्यू रख दिया है और ये जो स्क्वायर है तो इसलिए नीचे r प्लस एच रख दिया। तो इतना अलग करके r प्लस एच और गुणा करेगा तो माइनस वी एच अपान आर प्लस एच हो गया। तो ये r प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो वी एच अपान जी एच हो जाएगा माइनस। तो एच बराबर हो जाएगा, ये r अब इधर चला जाएगा तो माइनस वी एच अपान जी एच माइनस में ये हो जाएगा माइनस r इक्वल टू माइनस 5.4 इंटू 10⁻7 अपान 6। तो ये हो गया माइनस 6.4 इंटू 10⁻6, ये हो गया माइनस 6.4 इंटू 10⁻6। तो ये आ गया 9 इंटू 10⁻6 माइनस ये जो रेडियस है घटा देंगे तो आ जाएगा 2600 किलोमीटर। तो 2600 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा गुरुत्वीय विभव इतना होगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतना होगा। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, कह रहा है द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ v टू द एस्केप वेलोसिटी एट ए प्लैनेट vp whose radius and mean density are twice as that of earth is। तो कह रहा है कि दो, एक पृथ्वी है एक उपग्रह और है। तो पृथ्वी पर जैसे एस्केप वेलोसिटी हमारी ve है तो जो दूसरा प्लैनेट है वहाँ पर vp है, और जो दूसरा प्लैनेट है उसकी त्रिज्या और उसकी मीन डेंसिटी यानी जो मध्यमा वाली माध्य घनत्व वाली माध्य घनत्व है वो 2 गुना है पृथ्वी से। त्रिज्या और माध्य घनत्व दोनों पृथ्वी से 2 गुना है। तो वहाँ पर पृथ्वी की तुलना में इसके वेलोसिटी कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट है, 1:2√2 होगा और दोनों की तुलना करना है। तो यहाँ पर करके देखते हैं। तो इसके वेलोसिटी का फार्मूला होता है v = √2 gm अपान r। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, ve लिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा √2 g अपान r इंटू ये जितना वो है वो लिख लिया इंटू, अब यहाँ पर वैसे करेंगे जैसे हमने आपको बताया था कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और पृथ्वी के लिए चूंकि पृथ्वी गोला है तो गोले का ठोस गोला है 4/3 πr3 ये हो जाएगा। तो m बराबर आ जाएगा ये d इंटू 4/3 πr3, बहुत बार कर चुके हैं। तो ये m यहाँ पर m की जगह 4/3 πr3 d को डेल्टा लिखा है यहाँ पर, इस तरह रख दिया गया। तो ये आ गया क्यूब है, ये r से r कटेगा तो स्क्वायर बचेगा तो इससे बाहर आ जाएगा रूट से, √8 5g अपान 3 रो हो जाएगा, ये रो हो जाएगा। यहाँ पर घनत्व को रो लिखा गया है, हमने d लिखा है। आप देखिए यहाँ पर ये अब तुलना करेंगे
तो वी अपान वी पी यानी पृथ्वी पर इसके वेलोसिटी अपान प्लैनेट पर इसके वेलोसिटी इक्वल टू आर ई अपान आर पी इंटू अब ये अंडर रूट में देखिए इतना ये कांस्टेंट है तो केवल रो बचा यानी घनत्व। तो अंडर रूट पृथ्वी पर घनत्व बटे माध्य घनत्व बटे जो प्लैनेट है उस पर, तो ये हो जाएगा त्रिज्या पृथ्वी की 2 गुना है तो 1/2 लिख दिया इंटू घनत्व भी पृथ्वी का 2 गुना है तो पृथ्वी पर 1 है तो उस पर 2 होगा तो नीचे 2 लिख दिया। सॉल्व करने पे आया 1/2√2। तो पृथ्वी और उससे तुलना की जाए तो 1:2√2 होगा। तो इस प्रकार से डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं